बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। आज के प्रोग्राम का हमने बाकायदा आगाज़ करना है और आज के प्रोग्राम में ख़बरों के साथ साथ हमारे मेहमान भी प्रोग्राम में आगे चल के हिस्सा बनेंगे। जिनकी आज बर्थडे है उनको भी ज़रूर हम विश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ बढ़ेंगे। टॉप स्टोरीज में सबसे पहली खबर, परवेज़ इलाही का दस्तेराज मोहम्मद खान भट्टी ईरान बॉर्डर से गिरफ्तार, एंटी करप्शन लाहौर लाएगी। बल्दिया उज़्मा का स्पेशल ऑडिट, टाउन प्लानिंग के खाते खुल गए। यूटिलिटी स्टोर पर घी 115 रुपए महंगा, दूध जूस का निर्ख भी बढ़ गया। और जनरल अस्पताल की इमरजेंसी की तौसी, इल्तवा का शिकार, इजाफी बेड्स भी नाकाफी। अच्छा जी, ये हैं हमारी आज की खबरें। इनकी डिटेल्स की तरफ हमने जाना है। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, इमरान यूनुस और इरफान मलिक ने आज हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। पहली खबर की तरफ हमने चलना है और फाइनली यहाँ तक हाथ पहुँचने तो मुश्किल लग रहे थे, लेकिन कैसे पहुँच गए ये भी जानेंगे और अब आगे क्या होने वाला है ये भी जानेंगे। परवेज़ इलाही का दस्तेराज मोहम्मद खान भट्टी ईरान बॉर्डर से गिरफ्तार, एंटी करप्शन लाहौर लेकर आएगी। इरफान, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी, क्या कहेंगे? अना, देखे, मोहम्मद खान भट्टी एक ऐसा किरदार है जो जिसकी करप्शन की दास्तानें जो है वो ज़ुबान ज़द-ए-आम है, ज़ुबान ज़द-ए-आम है। दीवारों के ऊपर लिखा हुआ है कि मोहम्मद खान भट्टी की जानिब से क्या क्या किया गया। अगर उनके इख्तियारात देखे जाएँ तो एक शख्स जो 7वें स्केल के अंदर भर्ती हुआ, और ये वाहिद मिसाल है, वाहिद पूरे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में वाहिद मिसाल है जो 22वें ग्रेड तक बंदा पहुंच गया। और किस तरह पहुंचा ये सबको पता है। लेकिन क्योंकि हमारे कानून के अंदर जो कानून के रखवाले हैं, जिन्होंने कानून बनाना है, वो इसके ऊपर जो है वो दस्तख़त शफ़क़त रखा हुआ था, और इसी वजह से ये यहाँ तक पहुँचा। और उसके बाद जो करप्शन हुई उसकी तो मिसालें जो हैं वो लोग देते हैं कि मोहम्मद खान भट्टी ने जो कर दिया वो शायद कम है, और इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ। पहले FIA ने इसके इंक्वायरी स्टार्ट की। FIA के जब इनकी गवर्नमेंट आ गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बन गए, तो उस वक्त वो तमाम केसेस जो हैं वो ख़त्म करवा लिए गए। जब केसेस ख़त्म हुए तो उसके बाद दोबारा से एंटी करप्शन ने इसके ऊपर केसेस का आगाज़ किया और मुकदमा दर्ज किया। और इसमें एक इकबाली बयान भी मौजूद है जिसमें यह बताया गया था कि जो एक इनके और मिनिस्टर थे और उनके सामने, और चौधरी मोनस इलाही जो है उनके सामने मोहम्मद खान भट्टी जो है वो करप्शन के पैसे वसूल करता रहा है। और ये इकबाली बयान जो है वो उसी की रोशनी में काम छुप के किए जाते थे ना, मतलब अब तो एक तो हर किसी को पता भी था, चर्चे भी हो रहे थे, और बैकडोर पे कहते ना ये तो खुल्लम खुल्ला काम चल रहे थे। देखिए, ये हुआ ये है कि जिसमें एक बड़ा किरदार था जहाँ पे चौधरी मोनस इलाही थे, वहीं पे अली शाही जो थे मिनिस्टर थे, उनका भी एक किरदार जो है वो इसमें बड़ा, अली अफजल शाही परेशान कर दिया एकदम। अली अफजल शाही उनका पूरा नाम है, अली शाही कहकर मैं एकदम से अली अफजल शाही उनका नाम है। वो भी उनके सामने ये करप्शन होती रही, और ये मुकदमा जो है ये उसी इकबाली बयान की रोशनी में दर्ज किया गया। उसके बाद इनकी गिरफ्तारी के लिए आपको याद होगा चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से और चौधरी मोनस इलाही की जानिब से बहुत से ट्वीट्स किए जाते थे कि उनके घरों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, उनके आबाई जो इलाके हैं वहाँ पे छापे मारे जा रहे हैं, पुलिस जो है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है या हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। वो इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं थी, वो इस मरकज़ी किरदार को ढूंढने के लिए वहाँ पे एफर्ट्स की जा रही थी। और इसमें आपने कुछ अर्सा पहले कुछ जो है वो दिन पहले एक ट्वीट भी देखा होगा चौधरी परवेज़ इलाही का, जिसमें उन्होंने कहा कि मोहम्मद खान भट्टी को सिंध से गिरफ्तार कर लिया गया है, हालांकि वो सिंध में नहीं थे। और ये सिर्फ ट्रैक करने की एक कोशिश की जा रही थी। जो लोग इनके पीछे थे, जिन लोगों ने इनकी गिरफ्तारी करनी थी, उनको ट्रैक करने के लिए कभी कोई बहाने लगाए जा रहे थे, कभी कोई आर्गू दिया जा रहा था। लेकिन हुआ क्या, मोहम्मद खान भट्टी ईरान के बॉर्डर से गिरफ्तार हुए। अब अगर हिस्ट्री देखी जाए गुजरात की, अगर पूरी गुजरात बेल्ट
पूरी अगर ले लें तो यहाँ पे जो लैंड रूट के एजेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा मौजूद हैं पाकिस्तान में, जो लोगों को गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं। बॉर्डर क्रॉस करवाने के बाद ये लीबिया वाली जो अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ जिसमें कश्ती में जो मुसाफिर जो थे वो वफात पा गए, उनकी भी बड़ी तादाद जो वो इसी लैंड रूट के ज़रिए वहाँ पे पहुँची थी। तो इस का जो है वो शक जाहिर किया जा रहा था कि मोहम्मद खान भट्टी, क्योंकि गुजरात से इनका ताल्लुक़ है, मंडी बहाउद्दीन से इनका ताल्लुक़ है, और इनके जो पास बहुत से ऐसे ट्रैवल एजेंट्स हैं जो लैंड रूट का काम करते हैं, तो यही उम्मीद की जा रही थी कि ये वहाँ पे फ़रार हो जाएंगे। और इसी के लिए ईरान बॉर्डर के ऊपर काफ़ी सर्विलेंस जो थी वो बढ़ा दी गई थी हुकूमत की जानिब से, वज़ारत दाखिला की जानिब से। इनके जो थे वो हर शख्स को इन्फॉर्मेशन पास कर दी गई थी कि ये मोहम्मद खान भट्टी अगर यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करे तो इनको पकड़ा जाए। तो यही हुआ, इनको बलूचिस्तान पुलिस ने पकड़ा और अब इनको लाहौर लाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन बात यह है कि इनको लाहौर ले आएंगे आप, उसके बाद क्या इनके साथ वो एहतसाब हो पाएगा जो होना चाहिए, या वही होगा जो जिस तरह हमने पहले बहुत से ऐसे MPs देखे, बहुत से MNs देखे, बहुत से सियासी कारिंदों के जो फ्रंट मैन थे वो देखे, जिनकी गिरफ्तारियां हुई, जिनसे रिकवरी हुई, लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि वो लोग अदालतों से जो है वो शवाहिद ना पूरे होने की वजह से रिलीफ ले गए और फिर वही जो करप्शन का बाज़ार है वो गर्म होता रहा। अब भी सूरत हाल यही लग रही है कि मोहम्मद खान भट्टी को लाहौर लाया जाएगा, एंटी करप्शन इसके ऊपर इंक्वायरी जो है वो, क्योंकि इनके पास इतराफ़ी बयान भी आ चुका है, इनसे भी उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना है। अगर तो ये उनके साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन अपनी अच्छी रखेंगे, उनको तमाम चीज़ें अवेलेबल होंगी, जो तहकीकाती इदारे हैं उनको तमाम चीज़ें अवेलेबल होंगी और अच्छा एक चलान सबमिट होगा, तो फिर समझता हूँ मैं सज़ा हो पाएगी। अगर वही रवायती कार्रवाई हुई तो तमाम के तमाम जैसे पहले छूट गए, ये भी अरबों खरबों रुपये हड़प करके ये भी छूट जाएंगे। सही कहा आपने, और मेरे ख्याल से कम से कम किसी को तो मिसाल बनाना चाहिए। अगर अब इतनी मेहनत करके आपके हत्थे को चढ़ ही गया। जी इमरान, देखिए ना, पहली बात तो ये है कि मोहम्मद खान भट्टी की ईरान बॉर्डर से गिरफ्तारी जो है वो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि हमारे चाहे एंटी करप्शन है, पुलिस हैं या दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो उनमें इतनी कैपेसिटी है कि अगर वो काम करना चाहें तो कर सकते हैं। अगरचा आपका जो सरबराह है वो डिलीवर कराने और डिलीवर करने की नीयत से आए और ये सारी चीज़ें जो है तभी पॉसिबल होती हैं। जैसे कि मोहम्मद खान भट्टी जो है ये गिरफ्तार हुआ है, ये तो इस चीज़ की वाज़ेह मिसाल है। दूसरा, अगर वो देखें कि इनके जो शरीक मुलजिम थे राना इकबाल, वो पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और अपना इतराफ़ी बयान जो है वो रिकॉर्ड करवा चुके हैं और उसके बाद जो है अब इनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई है। मैं इरफान मलिक की बात को सेकंड करूँगा। देखिए, गिरफ्तारी अमल में आ गई, अभी जो है इब्तदाई तौर पर सिर्फ 80 करोड़ की जो करप्शन है वो सामने आई है। जब ये चीज़ें खुलेंगी फिर आप देखिएगा कि ये वाकई ये अरबों में जाएंगी। अभी तो सिर्फ 80 करोड़ की करप्शन जो है ना उसका नाम इन पे लगा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये शायद इदारों को गुमराह करने के लिए या आवाम को गुमराह करने के लिए जो है शायद सामने रखी जा रही हैं। यहाँ ख़ास बात जो है वो ये है कि हमारे यहाँ पर ना माजी में भी जिस सरकारी अफसर ने सरकारी सीट पर जो रहा है, जिसने करप्शन की है, उसको कोई करार वाक़ई सज़ा जो है वो नहीं दी गई। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो आपका आईने पाकिस्तान है उसमें ऐसी अमेंडमेंट्स कर दी गई हैं जिसकी वजह से इनको रिलीफ मिल जाता है। अब आप प्ली बार्गिन का कानून देख लें, कोई तुक नहीं बनती कि भाई जो बंदा करप्शन कर रहा है, अवाम का पैसा खा रहा है, सरकार का पैसा खा रहा है, आप उसको क्यों कहते हैं कि भाई प्ली बार्गिन पे आप जो है वो ये कर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप उससे रिकवरी तो करें, जितनी उसने करप्शन की है, जितनी साबित हुई है, आप वो रिकवरी करें, उसके बाद उसको ऐसी करार वाक़ई सजा दे कि बाकी मुस्तकबिल में भी कोई सरकारी अफसर जो है वो दोबारा ऐसी हरकत जो है वो कर ना सके। गिरफ्तारी तो इनकी हो गई है कि कोयटा पुलिस से अब जो है वो 4 रुकनी टीम जो है वो लाहौर की वो इनको लेने जाएगी, पंजाब की वापस ले आएगी। अब आगे इनका एहतसाब कैसे होगा, जिस तरह हमारे कई ऐसी मिसालें जो है वो है कि अदालती रिलीफ जो है वो मिल जाते हैं। ऑब्वियसली अदालत ने तो रिलीफ जो है वो शाहिद की बुनियाद पर देना होता है ना। तो अब ये इन्वेस्टिगेशन का काम है कि वो किस किस्म की इन्वेस्टिगेशन जो है, किस किस्म की तहकीकात करते हैं, कौन कौन से पॉइंट जो है वो सामने लेकर आते हैं। इन्वेस्टिगेशन के मराहिल ही साल पर चले जाते हैं, तो अब ये देखना होगा सिलसिला के अवाम को इंसाफ कैसे मिलेगा, इन लोगों का एहतसाब कैसे होगा, किसी को मिसाल कैसे बनाया जाएगा ताकि आने वाले लोगों को सबक मिल सके।
फिलहाल ये अमल मुश्किल नजर आ रहा है। खैर, अभी खबर ये है, परवेज इलाही दौर में 234 अरब का फंड मंजूर, रिपोर्ट वजीर आला को पेश। असम्बली से मंजूर बजट से हटकर सप्लीमेंट्री ग्रांट और काबीना की मंजूरी से 234 अरब का तरक्याती फंड बजट का हिस्सा बनाया गया था। ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बड़े बड़े काम। 234 अरब ना, ये एक रकम होती है, आप यकीन जाने, ये उसी सिलसिले की कड़ी है। ऐसे नवाज़िशात और खजानों के मुंह खुले हैं। अब आप देखिएगा ना, ये मोहम्मद खान भट्टी साहब की जो हम बात कर रहे हैं ना, कि इब्तदाई तौर पर जो 80 करोड़ की करप्शन बताई जा रही है, ये अरबों में जाएगी। अब 232-34 अरब जो है वो खरबों में बात जो है वो जाती है। ये सारी चीजें जो है ना वो निकलेंगी। आप ये चीज देखें कि क्या परवेज इलाही साहब ने सारी ज़िंदगी में, जब भी वो वज़ीर आला रहे हैं या जितनी देर भी वो रहे हैं, उन्होंने कभी ये 6 माह में, मेरे ख्याल से पूरी ज़िंदगी में उन्होंने इतने फंड जो है वो नहीं लगाए होंगे जितने इस बार सिर्फ 6 महीने के दौरानिए में। मैंने पहले भी कहा था कि शायद ये सोच कर आए थे कि मैं आखिरी बार वज़ीर आला बन रहा हूँ, मैं दोबारा नहीं आऊँगा, मैं जितना पैसा निकाल सकता हूं निकाल लूं। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने लगा दिया या अवामी फलाह के मंसूबे शुरू कर दिए। उन्होंने अभी पैसा सिर्फ निकलवाया और आगे कहां कहां लगा या किन किन, देखिए 2 फ्रंट मैन तो इनके सामने आ गए हैं। एक मोहम्मद खान भट्टी जो है, फिर राना मोहम्मद इकबाल जो है, जिसकी बेस पे मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तार किया गया है। तो ऐसी बड़ी चीजें जो है वो आपके सामने आएगी, आप देखिएगा, क्योंकि इनके दौरे हुकूमत में आपको कहीं भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट नजर नहीं आ रहा। माजी के प्रोजेक्ट जो है, नो डाउट इन्होंने माजी के प्रोजेक्ट जो है कुछ कंटिन्यू किए हैं, उन पर अपनी तख्तियां भी लगाई हैं और उजलत में इन्होंने ऐसे भी मंसूबे जो है वो मुतारिफ करवा दिए, इफ्तिताह करवा दिए, जिनकी अप्रूवल ही नहीं ली गई। सरमुई कुछ नहीं था। खैर, अभी इरफान से मैं ये भी जान लूं जी, पीटीआई रहनुमाओं का जेल में दिल नहीं लग रहा, रिहाई की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। क्यों जेल पसंद नहीं आई? वो जेल भरो तहरीक दम तोड़ गई है। अना देखें, इस जेल भरो तहरीक का आगाज जब हुआ था, जो पहला दिन लाहौर का था, तो उसमें शाह महमूद कुरैशी, आज़म स्वाति और असद उमर जो है, इनकी जब इन्होंने गिरफ्तारियां दी, इनको कैंप जेल में रखा गया। तो मैं जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं आमिर मीर, उनका बयान देख रहा था। उन्होंने कहा कि जेल के अंदर इनकी आपस में तलक कलामियाँ हो गई। अच्छा। कि तुम्हारी वजह से मैं पकड़ा गया, मैं तो तुम्हें मिलने आया था, तो ये देखो यहाँ पे अब हमें यहाँ पे रखा जाएगा। यहाँ पे इस हद तक नौबत पहुँच गई कि ये लड़ाई बढ़ सकती थी। तो उसके बाद आमिर मीर साहब बता रहे थे कि उन्होंने ये डिसीजन लिया हुकूमत ने कि इनकी जेल के अंदर हाथापाई ना हो जाए, हालात ख़राब ना हो जाए, और इसी वजह से उनको दूर दराज के जेलों में भेजना पड़ा। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो जगह भी कम थी और फिर इनका ये भी इशू चल रहा था कि ये लड़ाई झगड़ा भी ना बढ़ जाए। और उसके बाद आप इनके बयानात चेक करें, उसके बाद बयानात जो आए उसमें असद उमर की जानिब से ये कहा गया कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, जो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है इमरान खान, वो भी जो गिरफ्तारी के लिए जो सब पहल करते, तो उसके बाद जो है अवाम उनका साथ देती। फिर उसके बाद आज़म स्वाति का जो बयान था, वो कहते थे कि मैं तो शाह महमूद कुरैशी से मिलने के लिए आया था, वहाँ पे पकड़ा गया। शाह महमूद कुरैशी कहते थे कि मैं तो सीसीपी ऑफिस चाय पीने के लिए शायद जा रहा था, वहाँ पे गिरफ्तारी होगी। असल में जो गिरफ्तारी है, वो गिरफ्तारी देने के बाद अब अदालतों में इनकी फैमिलीज जो है या जो लोग जो हैं वो जा रहे हैं, तो उसमें इनको पता चलना चाहिए कि अगर गिरफ्तारी दी है तो उसका पूरा जो जेल का मज़ा तो ले। आप तो बड़े वादे करके आए थे अवाम के साथ कि हम जेलों में जाएंगे, जेलों में रहेंगे, जेल भर देंगे, इनके पास जगह नहीं होगी। लेकिन अब क्योंकि इनकी जेल भरो तहरीक जो है नाकामी से दुचार हुई। आप देखें कि पहली दफ़ा, मुझे कोई 15-20 साल हो चुके हैं जर्नलिज्म करते हुए, मैंने आज तक कभी पुलिस को लाउड स्पीकर के ऊपर ये अनाउंसमेंट करते हुए नहीं सुना कि जिसने गिरफ्तारी देनी है, हमारी प्रिजन वैन खड़ी है, आके बैठ जाएं। आज तक और पंजाब पुलिस की सिकमतें, लाहौर पुलिस केपीके ने भी, लाहौर पुलिस ऐसा ट्रेंड सेटर निकला कि जहां पे भी ये हुआ उसके बाद अनाउंसमेंट शुरू होगी। और उसके बाद हुआ क्या, किसी जगह से 20 लोग बेचारे गिरफ्तारी दे रहे हैं, किसी जगह पे कोई भी गिरफ्तारी नहीं दे रहा। और कई जगहों के ऊपर तो ऐसी हुई कि वहाँ पे फ़ोटो सेशन के लिए जब प्रिजन वैन के बाहर खड़े हो गए, फ़ोटो शोटो उतर गई, उसके बाद ये कह के भागने के लिए कि नमाज का टाइम हो गया, नमाज हम पढ़ के ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। ये बयानात भी आपने सुने। और जेल भरो तहरीक जो थी, मैं समझता हूँ जस्टिस नासरा सईद जो थी, उनका मैंने जो बयान सुना, उसमें उन्होंने कहा तो ये तो जेल भरो तहरीक तो वो है ही नहीं
कि जो लीडर जिसने जेल भरो तहरीक का अनाउंसमेंट की है वो खुद अपनी जमानत करवा के बैठे हैं और लोगों के बच्चों को कहते हैं जाके गिरफ्तारी दी। उन्होंने अपने बेटे वलीद इकबाल की जो अभी तक जो है वो बेल जो है उन्होंने नहीं सबमिट की, अभी तक वो जेल में सजा काट रहे हैं और उनका ये कहना था कि ठीक है फिर अब आपने जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया है तो अब फिर उसका मज़ा भी लें। लेकिन हो क्या रहा है कि अब जब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जो है हमने ये अपना डिसीजन लिया है कि हम जेल भरो तहरीक जो है ख़त्म कर रहे हैं। अब बनता भी था, अब वैसे उसमें हवा कितनी थी वो सारी निकल गई है, इसके बाद मेरे ख्याल से यही बनता था। नाज़रीन, हमने जाना एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे, आती रहेगी। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और अब खबर क्या है जी, टाउन प्लानिंग के खाते खुल गए हैं। बल्दिया उज़्मा का स्पेशल ऑडिट बहुत ज़रूरी है ये भी, और इनके ज़िम्मे जो काम होता है वो डायरेक्टली आवाम से रिलेटेड होता है। छोटे मोटे काम जो कहने को छोटे मोटे होते हैं लेकिन आवाम को बराह रास्त वो बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी को मुतासर करते हैं। इमरान, मैं आपसे जानूँगी। देखिए जी, शहरी इंतज़ामिया और उससे रिलेटेड उसके मातहत जो डिपार्टमेंट है, ये जिस तरह आपने बात की, शहरियों के बेसिक मसाइल जो है ना वो इनसे जुड़े होते हैं। आप बर्थ सर्टिफिकेट देख लें, आप बर्थ सर्टिफिकेट देख लें, उसके बाद आप खाने पीने की चीज़ों के हवाले से जो फूड डिपार्टमेंट्स है वो भी इनके अंडर है। फिर इसके साथ आप अगर आ जाएं तो सारे जो सड़कों के गली मोहल्लों के सारे मसाइल हैं वो ऑब्वियसली इससे लिंक है। अच्छा, तजावज़ात जो है लाहौर का सबसे बड़ा जो मसला मेरे ख्याल से इस वक्त है ना वो तजावज़ात का है, जिस पे हर हुकूमत ने कोशिश की लेकिन आज तक जो है इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और हम अक्सर प्रोग्राम में भी यही कहते हैं कि तजावज़ात का मसला उस दिन हल हो सकता है जब टाउन प्लानिंग या टाउन इंतज़ामिया जो है या बल्दिया की जो इंतज़ामिया है वो इसको ख़त्म करना चाहे तो हो सकता है। और ऑब्वियसली इसमें जो टाउन का अमला जो है वो भी आपका इसमें इन्वॉल्व होता है। दूसरी तरफ अगर आ जाए, लाहौर का एक और बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर बगैर नक्शे के जो इमारतें जो हैं वो बनती हैं, बहुत बड़ा मसला जिसमें टाउन प्लानिंग जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। होता क्या है कि जब एक बंदा एक बिल्डिंग बना रहा है उसको तब तक नहीं कुछ कहा जाता, अगर वो नज़रों में आ गया है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाती है, अदरवाइज उसको वैसे ही बनाने दिया जाता है। दूसरा बंदा ये कहता है कि जी घर बनाने लगे तो सबसे पहले इनकी टीमें आके तंग करना शुरू करती हैं। सबसे पहले नहीं आती, सबसे पहले कभी भी नहीं आती, वो इतने अच्छे नहीं है, वो इतने अच्छे नहीं है। जब आपकी एक मंजिल या दो मंजिल बन जाती है, कंप्लीशन के आप पास होते हैं, तब वो आके ना तब वो आके तो पहले तो वो ये कहेंगे कि जी चाय पानी जो है ना वो आप बैठे हमसे बात करें। अगर वो ऐसा एरिया है जो ऑब्वियसली लोगों की नज़रों में आता है, जहाँ पे अब हुकूमती सरकार के अफसरान जो है वो गुजरते हैं, फिर तो उसके खिलाफ फौरी एक्शन लेंगे। अगर नहीं लेंगे तो वो फिर बस साजबाज करके ना ये चीज़ें होती है। ये माजी में ऐसी कई चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आई हैं। सो शहर में जो बिगाड़ पैदा किया है वो आपकी तजावज़ात हैं और जो गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन है उसने कर रखा है अभी तक। तो ये बड़ा अच्छा फैसला है कि अब जो है इनके खाते खुलेंगे, इनके खिलाफ इंक्वायरियाँ जो हैं वो होंगी, ये सारी चीज़ें जो है वो नज़र आनी चाहिए। माजी में भी टाउन प्लानर जो है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती रही हैं लेकिन ये चीज़ें रुकती नहीं है, ये वैसे ही चलती रहती है। जिस तरह हमने बात लगी थी ना, उससे फिर क्या होता है, वो जो आपका पब्लिक फैसिलिटी आपने देनी होती है उन कामों में एक दफ़ा फिर गैप आ जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि बल्दिया उज़्मा जो है, आम जो पब्लिक है वो ये सोचती है कि शायद इसका काम सिर्फ जो है वो सफाई सुथराई, जैसे आपने कहा लाइट्स का, या ये छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, लेकिन इनके जो बड़े काम हैं, जैसे इमरान ने कहा कि जो टाउन की प्लानिंग है कि आपने इस जगह के ऊपर कितनी पॉपुलेशन होनी है, यहाँ पे पॉपुलेशन है तो इसमें इसकी आबादी किस तरह होनी है, यहाँ पे हमने फैसिलिटीज़ जो पानी की फैसिलिटी है, सीवरेज का निज़ाम है, उसको किस तरह चलाना है, ये सारी चीज़ें सारी चीज़ें इनकी हैं। तो किसी को पता बात यही है कि ये लोग इसके ऊपर काम तब करते हैं जब जो वो पानी पुलों से ऊपर से गुजर चुका होता है, फिर सिर्फ अपना माल पानी बनाने के लिए ये काम किया जाता है। और अगर इनका ऑडिट होगा तो इसके साथ साथ ऑडिट के साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो टाउन प्लानर्स हैं, जो इनके ऑफिसर्स हैं, उनका भी अपना एहतसाब होना चाहिए कि उनके पास असासे, उनके असासे कहाँ तक पहुँच चुके हैं। जब उन्होंने जॉब स्टार्ट की थी तो उसके पास उस वक्त उनके पास क्या था, अगर उनके 10-15 साल जॉब के हो चुके हैं तो उसके बाद उनके पास क्या है। ये चीज़ें सबसे जो है अलार्मिंग होंगी कि आप देखेंगे
कि जितने भी आपको टाउन प्लानर नज़र आएंगे, इनके जो ऑफिसर्स नज़र आएंगे, वो करोड़ों पति नहीं बल्कि अरबों पति हो चुके हैं। और अभी हम ब्रेक से पहले ये बात कर रहे थे कि इमरान ने बताया कि एक उनके जानने वाले हैं जिसका काम सिर्फ रेडियों की, जो रेडी बाज़ार यहाँ पे लगते हैं या रेडियाँ जो आपको नज़र आती हैं, वो शख्स है। और उसके पास अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है उसकी कमाई का कोई जो है वो नज़र ही नहीं आता कि वो उसके पास कितना पैसा है, वो काउंट ही नहीं हो सकता। ऐसे ही है। ये सूरत हाल सिर्फ एक उस डिपार्टमेंट की बताई जिसने सिर्फ रेडियाँ देखनी है, जिसने बिल्डिंग्स देखनी है, जिसने प्लाजे देखने हैं। उसकी आप आगे खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या सूरत हाल होगी। ऑडिट होना जो है, ऑडिट तो चले ये शुरू कर देंगे, लेकिन उसके बाद क्या उनको निशाने इबरत बनाया जाएगा, ये सबसे एक ट्रेंड डेवलप हो चुका है ना। जो भी लोग आते हैं उनको पता है कि ये चीजें बस फॉलो करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शोकाज होगा, इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के अंदर हम अपने फाइल वर्क पूरे कर देंगे। उसके बाद जो है वो फाइल जो इंक्वायरीज जो ठप हो जाएंगी, गवर्नमेंट नहीं आ जाएगी, नया कमिश्नर तब्दील हो जाएगा, वो इंक्वायरियाँ बंद करवा लेंगे, वो रिवायती होते रहेंगे। जैसे शहर का बेड़ा गर्क टाउन प्लानिंग की जानिब से किया गया, वैसे ही इस डिपार्टमेंट का भी बेड़ा गर्क हो चुका है। ना, और उसमें बेहतरीन जिस तरह बात कर रहा है कि हमारे यहाँ पर ना अफसरान को बदलने की जरूरत नहीं है, सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। अगर कोई ऑफिसर, कोई सरबरा मौजूद है और चला गया फिर नया आया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका सिस्टम ऐसा हो कि जो चीजें पैरेलल चल रही हैं, ठीक चल रहा है, नया ऑफिसर आया उसको भी पता है कि भाई मैंने अब इसमें जो जिस तरह काम चल रहा है, लेकिन यहाँ तो आवे का आवाज ही बिगड़ा पड़ा है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे, हमारे साथ रहेगी। और अब कुछ बात कर लेते हैं अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे के हवाले से। अच्छा जी, माह मुबारक की आमद है और यूटिलिटी स्टोर की हम बात करें, ना ओपन मार्केट की ना सस्ते बाज़ारों की। यूटिलिटी स्टोर वफाक के अंडर ये आता है जहाँ पर आवाम सस्ती अशिया के लिए, सब्सिडाइज अशिया के लिए जाती है। अब यहाँ पर जी घी 115 रुपये महंगा, दूध और जूस के नर्ख भी बढ़ गए हैं। मेरे ख्याल से आपको ऑलमोस्ट, मैंने जो एक दो अपने करीबी यूटिलिटी स्टोर विजिट किए हैं, वहाँ पे रैक ऑलमोस्ट खाली पड़े होते हैं। इमरान है ना, देखें ये ना, मैं साफ और सीधी बात करता हूँ, मैं भी कुछ लोगों को मेरी इस बात से जो है वो इख्तलाफ भी होगा। इन बेचारे ये जो कंपनीज मालकान है ना, ये बेचारे इनका मसला नहीं है, ठीक है, इनका कसूर भी नहीं है। ये कसूर जो है ना आपकी हुकूमत का होता है। देखे मैं समझता हूँ कि मैं अगर एक घी तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, ऑब्वियसली उसकी तैयारी में मुझे क्या क्या चीजें दरकार है। मुझे ऑब्वियसली मैंने बिल पे करने हैं, बिजली का बिल पे करना है, गैस का बिल पे करना है, फिर जो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ उसमें मैंने टैक्स देना है, हर चीज का मैंने टैक्स देना है, ठीक है। जब मैं ये सारी चीजें गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, उसके बाद जो चीज रिफाइन करके मैं तैयार कर रहा हूँ, तो मार्केट में मैं अपने रेट पे बेचूंगा, जाहिर बात है, फिर अपने रेट पे बेचूंगा ना, वट एवर वो यूटिलिटी स्टोर है या आम मार्केट। देखें हमारे यहाँ पर, मैं पहले भी यही बात अक्सर कहता हूँ कि हमारी जो लोकल प्रोडक्शंस है ना, उनको मजबूत करने की ज़रूरत है, ठीक है, उनको मार्केट में आम करने की ज़रूरत है और उनको रिलीफ दिया जाना चाहिए। एटलीस्ट हम जो इंपोर्ट की चीज़ें, हम उसकी बात नहीं कर रहे यार, जो चीज़ें यहाँ पर लोकली चीज़ें हैं ना, आप जब तक उनको तैयारी में कुछ मदद फराहम नहीं करेंगे, उस इंडस्ट्री को मजबूत नहीं करेंगे, ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी, ठीक है। हमारी हुकूमत की बात कर लें, वो कहती है कि जी बिजली हमारे पास पहले ही नहीं पूरी होती, तो भाई उसके ऑल्टरनेट प्लान क्या है आपके पास? सोलर पे आज तक, ठीक है, सोलर हमारे पाकिस्तान में ना, आपको भी पता होगा, तकरीबन कोई 10 से 11 महीने तो धूप रहती है, ठीक है, एक महीना जो है ना मुश्किल से जिसमें आपको धूप नहीं मिलती। तो भाई अगर सोलर सिस्टम पे आप तमाम पब्लिक को कन्वर्ट कर दें और सोलर सिस्टम सस्ते दें बैंक के जरिए, मैं बात कर रहा हूँ कि बैंक के जरिए आप मिल रही हैं। भाई देखिए, बैंक जो है पहले एक स्कीम आई थी और वो मुश्किल से सिर्फ एक हफ्ता जो है ना वो चली, उसके बाद वो बंद कर दी गई। क्यों? आपका यहाँ पे माफिया बैठा हुआ है जिसने ये नहीं करने देना और ना ये होने देना, ठीक है। ये सारी चीजें लिंक्ड है, जब तक आप ये चीजें नहीं करेंगे, ये महंगाई आपकी ऐसे ही बढ़ती रहेगी। अब ये देखे ना कि जो शहजाद खान साहब ने खबर दी है, उसमें सिर्फ घी नहीं बताया, घी 115 रुपए किलो जो है वो बढ़ गया है। और ये समझ में आती है ये बात जी। और अभी ये रमजान की आमद है, रमजान आया नहीं है, रमजान में आप देखिएगा कि फिर होता क्या। और इस बार हम निगरान वज़ीर आला साहब के साथ बैठे हुए थे, मैं और इरफान ही बैठे हुए थे,
तो उन्होंने ये कहा था कि इस बार हम रमज़ान में आवाम को बड़ी खुशखबरियाँ जो है ना वो देने जा रहे हैं। इनिशली जो उनके प्लान है वो तो हमें बहुत अच्छे लगे कि बहुत अच्छे लगे कि आवाम को जो है वो रिलीफ मिलेगा। वो आवाम जो बेचारे सफ़ेद पोश हैं, मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, उनको रिलीफ जो है वो इस रमज़ान में मिलने जा रहा है और ये बड़ी अच्छी बात है। और एक और अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि हर रमज़ान में स्पेशली जो सरकारी माल खाया जाता था वो इस बार रुक जाएगा। ये अब रमज़ान में पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है। चलें जी, हम दुआ गो हैं कि ऐसा कुछ हो भी। अलबत्ता ये जो महंगाई है, हालिया महंगाई, इससे अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है और अवाम की परेशानी का अजाला अब मुमकिन किस तरह से नज़र आ रहा है। फ़िलहाल तो ये चीज़ें जो हैं अभी तस्करा करना, क्योंकि अभी जब रमज़ान की आमद के साथ ही जब ऐलान होगा रमज़ान बाज़ार लगने का, तब आप देखिएगा कि चीज़ें किस तरह से सामने आती हैं। अभी आपको हम बता दें जी, हज़रत सैयद मोइनुद्दीन अब्दी गफ़ार हुसैनी अलमारूफ पीर सैयद निठा सरकार का सालाना उर्स एमरजेंसी की तौसी इल्तवा का शिकार है। एक दो दफ़ा विज़िट करने का इत्तफाक यहाँ पर हुआ, तो जो हालात हैं, ख़ास तौर पर जिस तरह से जिस हालत में मरीज़ों को यहाँ पर एमरजेंसी में लाया जाता है, खून से लथपथ मरीज़ों को मैंने खुद देखा है। और एमरजेंसी में तो आप ना ही पूछें कि बेड पे दो दो मरीज़ भी देखे हैं। इरफान अना बिल्कुल बात आपकी ठीक है। और अगर इस हॉस्पिटल की हम बात करें, हेड इंजरी के बहुत ज़्यादा पेशेंट डेफिनेटली हेड इंजरी का आपका स्पेशली जो हॉस्पिटल जो है, जिसको कोई भी जहाँ पे भी हेड इंजरी होगी तो उसको रेफ़र किया जाएगा जनरल हॉस्पिटल में। माजरत के साथ हमारे यहाँ हेलमेट पहनने का रिवाज तो है नहीं, जितने एक्सीडेंट होते हैं लोग डायरेक्ट वहाँ शिफ्ट होते हैं। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल के पास कैपेसिटी नहीं रहेगी। हॉस्पिटल में इसकी तोसी का मंसूबा जो है वो साबिक दौरे हुकूमत में किया गया था कि हम इसको जो है तोसी देंगे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि यहाँ से फ़ंड जो है निकाल कर उनको गुजरात में लगा दिया। इससे पहले आपने जो खबर डिस्कस की थी कि 234 अरब रुपए पंजाब हुकूमत ने, जो चौधरी परवेज़ अलाई ने अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने सर्व किए, तो उसमें से 123 अरब रुपया सिर्फ गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए था। 234 में पंजाब के जो वज़ीर आला थे वो 123 अरब रुपया अपने हल्के में लगा लिया और 110 अरब रुपये के करीब उन्होंने बाकी प्रोजेक्ट जो थे उसके ऊपर रखे। और इसी जो हॉस्पिटल की तोसी का प्रोजेक्ट था, यहाँ पे भी ये साबिक दौरे हुकूमत में प्लान किया गया, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसके फ़ंड जो है वो निकाले गए और उसको गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में शिफ्ट कर दिया गया। यानी कि उनको इस चीज़ से कोई परवाह नहीं थी कि हॉस्पिटल के पास कैपेसिटी नहीं है, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, हॉस्पिटल में जो मरीज़ आ रहे हैं उनको अटेंड करने के लिए डॉक्टर्स की कमी है। ये चीज़ें तो किसी की उसमें थी नहीं तरजीहात में। और इतनी बेहिसी है, यकीन माने कि आपके सिर्फ जनरल हॉस्पिटल के नहीं, आपके म्यू, आपके सर्विसेज के भी यही हालात है। मरीज़ बेचारे दरबदर हैं, मशीनरी बंद पड़ी है और कोई पुरसाने हाल नहीं। वक्त हमारे पास कम है, अदरवाइज हम मजीद डिटेल्स भी इसकी डिस्कस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक और हेडलाइंस के बाद हम आपको शो में ज्वाइन करते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे होटल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम फ्लैटीज़ होटल, जहां पर हम देखते हैं कि आप कहें कि इवेंट्स शादियों वगैरह के हों या रूटीन में लोगों का हाई टी या बूफे के लिए आना जाना हो, बहुत ज़्यादा रश रहता है। और ऐसे में हम देखते हैं फ्लैटीज़ होटल भी अपने आने वाले जो लोग हैं उनको बहुत ज़बरदस्त अंदाज में जहां वेलकम कहता है, वहीं उनके लिए कुछ स्पेशलिटीज़ भी अनाउंस करता रहता है। इसके साथ साथ कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी इनके पाइपलाइन में हैं। सो माह मुबारक में भी सहर और अफ्तार के लिए भी इनका क्या प्लान है वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। कुछ नए इनके प्लान्स जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे, कुछ रेट्स के हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है, तारुफ कराना चाहूँगी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्लैटीज़ होटल इरशाद बी अंजुम साहब ने ज्वाइन किया है अपने शो में। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम हमेशा से जब भी होटल इंडस्ट्री की बात करें, हमेशा से फ्लैटीज़ होटल का नाम हमें सबसे आगे नज़र आता है और नो डाउट वो आपकी उसके पीछे एक बहुत लंबी मेहनत है। सो मुझे बताइएगा, ये नाम बरकरार रखने के लिए आपको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है? देखो, फ्लैटी का एक नाम है पाकिस्तान के अंदर, हर एक लिप्स के ऊपर इस वक्त फ्लैटी 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 है। इसके पीछे बड़ा हार्ड वर्क है। हमारी बड़ी ख्वाहिश होती है कि कोई भी हमारे में कस्टमर आए, हम उसको पर्सनलाइज सर्विस दें, पर्सनल टच दें, लेट हिम फील एट होम, डोंट लेट हिम फील लाइक ए स्ट्रेंजर। तो मेरा की ऑफ सक्सेस ये है कि हु एवर स्टेइंग इन द होटल ही शुड लीव हैप्पीली फ्रॉम द होटल। तो हम अपने स्टाफ को बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड से रिसीव करते हैं और उसी एटीट्यूड से उसको खुदा हाफिज़ कहते हैं। ये मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि
लाइफ लाइव इन द होटल इज़ व्हाट रिटर्निंग गेस्ट। अच्छी सर्विस दोगे, अच्छा खाना दोगे, दे विल बैक। तो मेरी पूरी ख्वाहिश होती है कि मेरा कस्टमर हुएवर केम इन द होटल ही शी लिव हैप्पीली एंड सेटिस्फैक्टरी। सर मुझे बताइएगा, महंगाई की एक शदीद लहर है और होटल इंडस्ट्री भी आई मस्ट से कि इससे मुतासर हो रही है। अब लोगों की कुव्वत ख़रीद, लोगों का उस तरह से अफोर्ड करना, और फिर आपके अगर हम बात करें कि हालात के मुताबिक ऑब्वियसली आपने तो वो अपने एक नाम के मुताबिक सहूलियात स्टेट ऑफ द आर्ट देनी है, मैनेज करना मुश्किल तो होता होगा। दैट्स ट्रू। एक्चुअली चिकन एंड मटन उसकी प्राइसेस जंप इन द स्काई, बट हमने अपने मेन्यू में थोड़ा बहुत इंक्रीज़ किया है ताकि कस्टमर वो इतना ज़्यादा हर्ट ना हो। हमने कई होटल देखे हैं, उन्होंने कुछ 30, 40, 50% प्राइस बढ़ा दी है। नो, वी हैवंट डन सो, क्योंकि हमारा जो होटल का जो सक्सेस यही है कि रेट्स हमने बड़े रीजनेबल रखे हुए हैं, विच एवरीबडी कैन अफोर्ड दोज रेट्स। अब शादी चिकन बहुत एक्सपेंसिव हो गया, मटन बड़ा महंगा हो गया, हमने चिकन की प्राइस कोई ऐड किए कुछ 75 to 100 रुपये, ऐसे मटन की प्राइस भी थोड़ी सी ऐड की है ताकि वी शुड मेक सम मनी। बट हमने ये नहीं कि प्राइस 30 to 40% इंक्रीज कर दी, नो वी डोंट डू लाइक दैट। यही वजह है कि हमारा जो फ्लो वो कम नहीं हुआ, शादियों का फ्लो एवरी डे वी आर सोल्ड आउट। रेस्टोरेंट हाई टी भरी हुई है, डिनर भरे हुए हैं, एंड रेस्टोरेंट वगैरह में हम कोई प्राइस इंक्रीज़ की ना, मैंने हाई टी में प्राइस इंक्रीज़ की है, तो फ्लो चल रहा है। हम मेरी हमेशा ये ख्वाहिश रही कि हर आदमी फ्लैटी की फैसिलिटी को एंजॉय करे, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, एवरीबडी शुड कम एंजॉय। और हमने लोगों से हमेशा तारीफ भी सुनी है। अब मुझे ये बता दीजिएगा, लाहौरिये तो फूड क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, नो कॉम्प्रोमाइज़। वो शादी के इवेंट हों और या फिर अगर आप हाई टी की बात कर लें, फूड क्वालिटी आप किस तरह से इंश्योर करते हैं? खुद टाइम टू टाइम चेक एंड बैलेंस? माशाल्लाह हमारे पास बड़ी अच्छी बच्ची काम करती थी, रिजा, शी जस्ट लेफ्ट, शी जॉइन्ड आवर होटल, वी फाइंड अदर वन, एंड we got a quality controller. He's always on the spot watching कि हर चीज़ हाइजीनिक जा रही है। जितना स्टाफ है उन्होंने टोपी पहनी हुई जो किचन में काम कर रहे हैं, उनके ग्लव्स है या नहीं है, तो हर चीज़ का बड़ा हम वाच करते होते हैं। हमारा एग्जैक्टिव शेफ़ है, ही इज़ फॉरेन क्वालिफाइड, ही आल्सो वाचिंग एवरीथिंग ओके। फिर हमारा डायरेक्टर फूड है बैर वजह है, हमारा सबसे ज़्यादा तवज्जो हाइजीन की पे होती है। यही वजह कंसिस्टेंट हमारा कस्टमर आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। किन दफ़ा कस्टमर भी कहता है हमारा सी योर किचन वेलकम, जब किचन हमारे देखते हैं तो शाइन कर रहा होता है, दे विल अप्रिशिएट कि भाई जैसे रेस्टोरेंट का चमक रहा है ऐसे ही इनका जो किचन है ऐसे वो चमक रहा है। तो वी हैव वेरी कीप क्लोज आइज ऑन हाइजीनिक क्लीनिंग के ऊपर। हम कहते हैं अच्छा खाना कस्टमर को दें। इसका कैसा फीडबैक देखते हैं बाहर के ममालिक से जो गेस्ट आते हैं? फूड क्वालिटी, आपका इंटीरियर किस तरह का उनको लगता है? एक्चुअली जो फॉरेनर्स आते हैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि हम इन होटलों में जाएंगे, हमारे पास चाइनीज़ फूड भी लगा होता है, पाकिस्तानी भी लगा होता है, कॉन्टिनेंटल भी लगा होता है, ऐसे 10-12 सैला लगते हैं, डेजर्ट लगी हैं, वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि यार हम एक्सपेक्ट नहीं करें। फिर हमारे जो स्टाफ है वेल इंग्लिश स्पोकन है, तो बाय द ग्रेस ऑलमाइटी आई वाज इन पीसी, लाहौर में भी रहा हूँ, कराची में रहा हूँ, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा दे रहे होते हैं। उनकी वो कुछ और जेन में बना के आते हैं, जब पाकिस्तान में एंटर होते हैं हमारे होटल में आते हैं, उनकी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि ओवरसीज जो है ना वो अच्छा खासा पे करने को भी तैयार होते हैं, फैसिलिटीज पे बट दे आर लुकिंग फॉर द क्वालिटी। अब देखें ये फ्लैटी है, 150 साल पुराना होटल है, कई लोग समझते हैं यार टूटा फूटा होटल होगा, जब एंटर होते हैं आंखें खुल जाती है, यार इससे बुटीक होटल। अब आपने 150 साल पुराना कहा, मुझे बताएं इसको मेंटेन रखना कैसे, क्या उसकी असल हालत को ही कुछ चेंज करते रहते हैं? हमने उसी को एज इट इज़ उसको हमने मेंटेन वगैरह किया हुआ है, उसी किस्म का फर्नीचर रखा हुआ है। ये वाहिद होता है जहाँ के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब भी लाहौर आते थे, ही यूज्ड टू स्टे फर्स्ट चीफ जस्ट पाकिस्तान जस्ट कानिलस, ही स्टेड इन दैट होटल 13 ईयर। ऐसे एवा गार्डर जो टॉप की मूवी स्टार थी, शी स्पेंड 2 वीक इन दिस होटल, जिससे एक मूवी बनाई थी। ऐसे जितने भी टॉप की, यही लाहौर में एक ही होता फ्लैटी, तो पीपल यूज टू से इन दिस होटल। तो लोगों की काफ़ी यादें वाबस्ता है, खासकर बैंकुट में कई लोगों ने अपनी शादी की हुई है, उनकी ख्वाहिश उनकी बेटी की भी शादी यहीं हो, वो बड़े शौक से आते हैं, यार हमारी छोटे हाल में थी, अब हमारी बेटी की शादी एक बड़े हाल में हो रही है, एंड माशाल्लाह वी गिविंग द बेस्ट सर्विस, बेस्ट क्वालिटी ऑफ फूड, और माय टीम दे आर वर्किंग विद पॉजिटिव एटीट्यूड, दैट द की ऑफ सक्सेस। सही। अब आपने बताया कि उसी को जो है आप कुछ रद्दोबदल करके, अब जाहिरी बात है जदीद तकाज़ों के मुताबिक जो लोग आ रहे हैं उनको जदीद चीज़ें बिछाएंगे। हाँ देखिए अभी होटल का फर्नीचर टोटली डिफरेंट है, 5 स्टार लेवल का फर्नीचर है। ऐसे जितने भी कमरे हैं, हमारी लॉबी देखें, रेस्टोरेंट देखें, वी कांट हैव दैट फर्नीचर वर यूज्ड टू हैव 30 ईयर बिफोर अर्लियर, नो नो नो।
सही। देखो कंपटीशन है, इधर पीसी खड़ा है, इधर अवारी खड़ा है, 4/10 है। Obviously, आपको अपना नाम बरकरार रखने के लिए एंड पीपल हैव द मनी टू पे, बट यू हैव टू गिव द बेस्ट प्रोडक्ट। तो माशाल्लाह वी गिव द बेस्ट प्रोडक्ट एंड ऑलवेज वी आर सोल्ड आउट। और यही मेरे ख्याल से एक बड़ी चीज़ होती है कि आपने अपना नाम बरकरार रखने के लिए इन चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखना होता है। शादियों के सीज़न के हवाले से आपने बताया सोल्ड आउट रहता है। सो मैक्सिमम मिनिमम कितना टाइम आपको देखना चाहिए, पहले जाके बुकिंग करानी चाहिए? क्योंकि आजकल तो लोग बेचारे परेशान होते हैं। एक्चुअली जो बुकिंग लोग 5-6 माह पहले करवाते हैं बुकिंग, उनको अपनी मर्जी की डेट मिल जाती है। सही। अब ये देख लें कि दिसंबर वी आर सोल्ड आउट और 2023 दिसंबर एंड जनवरी आर सोल्ड आउट। कितना लोग पहले प्लान करते हैं, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च सोल्ड आउट फॉर द वेडिंग। ऐसे कमरे भी सोल्ड आउट होते हैं। कोई बच्चे ज़्यादा किस्म की छुट्टियाँ वगैरह वेकेशन वगैरह होती हैं, तो ये हमारा बड़ा मतलब बिजी पीरियड होता है। तो लोग 5-6 माह पहले बुकिंग कराते हैं। ये नहीं कि हफ्ता इंगेजमेंट फंक्शंस होते हैं, निकाह फंक्शन होते हैं जो कुछ महीना 1.5 महीने की डेट मिलती है, लेकिन शादी का फंक्शन बुक कराने के लिए 5-6-7 माह पहले लोग कराते हैं। मुझे हाई टी और बुफे का भी बता दीजिएगा, क्या आजकल रेट्स चल रहे हैं, टाइमिंग्स क्या हैं और डिशेस इसमें कितनी आप ऐड करते हैं? हमारे हाई टी का रेट जा रहा है इस 1399 जा रहा है। इसमें हमारे कोई कोल्ड कट लग गया तो 12 किस्म के कोल्ड कट लगे होते हैं, कोई 20-25 किस्म हार्ड डिशेस लगी होती हैं, 12-13 किस्म के सलाद लगे होते हैं, फिर सूप होता है, फिर हम जूसेस वगैरह कम्प्लीमेंट्री देते हैं। वी ऑलवेज सोल्ड आउट। 1399 प्लस नो रेट, कोई रेट नहीं है, इजीली बंदा अफोर्ड कर पाता है। फिर ये नहीं कि रेट, फिर हम सर्विस पे भी तवज्जो देते हैं, वी गिव द बेस्ट सर्विस देते हैं, ठीक है। ऐसी डिनर हमारा वो हमारा 1849 है डिनर, वो भी बड़ा रिजनेबल प्राइस है। उसमें 10-12 सलाद लगे होते हैं, 12-13 डिशेज लगती हैं, 12-13 डेजर्ट होती हैं, सूप सर्व करते हैं, टी कॉफ़ी कम्प्लीमेंट्री होती है, वो भी सोल्ड आउट जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरी ख्वाहिश होती है कि हर आदमी हमारे होटल की फैसिलिटी को वो इस्तेमाल करे, बड़ा ना समझे कि यार बड़ा महंगा है, बड़ा महंगा है। वो मैंने लोगों के ज़हन से निकाल दिया हुआ है। जब मैं GMPC लाहौर था, वहाँ भी मैंने प्राइस बड़ी रिजनेबल रखी थी। नो आई एम हेयर, बड़ी मैंने प्राइस रखी है ताकि हर बंदा इसको अफोर्ड करे। बट वी डोंट बी लूजर, वी वांट टू मेक सम मनी, वी आर मेकिंग मनी, बट एक हद है जो कि आपने रेशियो रखी टू मेक मनी। अच्छा, वीकेंड्स पे मेरे ख्याल से ज़्यादा रश होता होगा, तो वो लोग जो कि अपनी फैमिली के साथ प्लान करते हैं या ऑफिसेज के कुछ गेट टुगेदर्स ऐसे होते हैं, आप क्या सजेस्ट करते हैं, कौन से दिन की सिलेक्शन करनी चाहिए, या वीकेंड पे भी आप मोर देन वेलकम कहते हैं? वीक डेज पे हमारी हाई टी वगैरह ज़्यादा बिजी होती है, दिन वगैरह बिजी होते हैं, और वीकेंड पे वी आर बिजी। लोग ही मोस्टली शादियों वगैरह पे चले जाते हैं, तो दे स्पेंडिंग मोर टाइम इन वेडिंग। बिल्कुल। बट वी आर बिजी बट नॉट दैट बिजी ऑन सैटरडे एंड संडे, बट वीक डे वी ऑलवेज सोल्ड आउट। सही सही। अब इसके अलावा मुझे बता दें कि रमज़ान मुबारक की आमद है, रमज़ान मुबारक आ रहा है, तो फुल तैयारी है हमारी जी। हम एक रेस्टोरेंट के अंदर अफ्तार ओनली लाइक ए हाई टी, काफ़ी आइटमें हमारे से मैंने ऐड की हैं, रेट बड़े रिजनेबल रखे हैं। 50-99 में वी प्रोवाइड द सूप, 35-35 डिशेस दे रहे हैं उनको, और लेविश मतलब हाई टी है, मतलब है उसे कहते हैं अफ्तार ओनली। फिर एक दूसरे हाल में हमने प्लान किया हुआ है अफ्तार कम डिनर। पहले आप अफ्तार करें, अफ्तार वगैरह उसमें कुछ 18-19 डिशेस हैं, फिर आप लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, बंदे कम बैक फॉर द नमाज, उसके बाद फिर डिनर, बड़ा लेविश डिनर, लाइव काउंटर लगे हुए हैं, तो वो होता है 2799 हम चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि मटन मोस्ट एक्सपेंसिव, मटन भी हमने ऐड किया हुआ है। तो प्राइसेस की मैं हमेशा मेरी तवज्जो होती है कि वो प्राइस रखूँ आदमी इजीली कैन अफोर्ड इट। और माशाल्लाह बुकिंग आनी शुरू हो गई हमारे पास, अफ्तार की बुकिंग आ रही है हमारे बैंकुट में, क्योंकि जितने बैंक्स हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वो अपनी अफ्तार पार्टी अपने क्लाइंट को बुलाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो वी स्टार्ट टेकिंग बुकिंग ऑलरेडी इन द सहरी के हवाले से भी क्या कोई प्लान है, या अपनी सहर के हवाले से? सहरी और अफ्तारी ना? हाँ सहरी के बाद से हम बफे लगा रही है, सहरी के बफे लगाए हुए हमने, कमरों में भी सहरी सर्व कर रहे हैं, हर कमरे में टेंट कार्ड लगाया है, उनको चॉइस दिया है, अदर यू कैन हैव दिस सहरी, यू कैन दैट सहरी, and mashallah mostly people come in the restaurant to have a sehri in the restaurant। सही। सो आपके प्लान थे जी, कुछ मरी में भी आपका नया होटल आ रहा था? माशाल्लाह काफ़ी हमारे होटल नए आ रहे हैं, मालन जब्बा में आ रहा है, नारान में आ रहा है हमारा होटल, मुल्तान में एक और होटल आ रहा है, लाहौर में विद इन 6 मंथ हमारे 4 होटल लाहौर में आ जाएंगे, और मरी में हमारा ऑलरेडी होटल खुल चुका हुआ है, पेशावर में हमारा होटल आ रहा है। तो मेरी ड्रीम थी कि विद इन ईयर हमारे 10 होटल हो, बट माशाल्लाह अब हमारे 14 होटल हो चुके हैं, और इंशाल्लाह 2025 में हमारे कोई 24 से 25 हमारे होटल हो गए होंगे। उसके पीछे इज़ नॉट मी, आई गॉट द बेस्ट टीम,
मैं जहाँ भी जाता हूँ बाय द ग्रेस ऑलमाइटी ताला आई गॉट द अच्छा, बेस्ट आपने टीम। टीम की बात की, आप हमेशा अपनी टीम को बहुत क्रेडिट देते मैं हैं। हमेशा मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर जॉब चाहिए, क्योंकि आपको आजकल हालात पता है, क्राइटेरिया क्या है? वो लोग जो कि इंटरेस्टेड हैं, होटल इंडस्ट्री की तरफ आना चाहते हैं, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? क्या चीज़ें ज़रूरी आप समझते हैं उनकी प्रोफाइल में? होटल एक इंडस्ट्री का दर्जा ले चुका है और होटल की जॉब बड़ी नीट एंड क्लीन जॉब है। और मैं तो नई जनरेशन को कहूँगा होटल की ज़रूर होटल को ज्वाइन करें और एज ए ट्रेनिंग ज्वाइन करें, डजेंट मैटर, बट यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। और आई एम बिग एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू, हाउ आई स्टार्टेड माई कैरियर वेयर आई एम राइट नाउ। तो हमारे जितने आपको GM नज़र आएंगे सब ने कैरियर स्टार्ट किया होता फ्रॉम ABC से। और मैं यंग जनरेशन का बड़ी हाईली पेड जॉब है, बड़ी नीट एंड क्लीन जॉब है, बिकॉज देयर सो मेनी रेस्टोरेंट्स स्प्राउट आउट लाइक मशरूम्स एंड देयर सो मेनी होटल्स कमिंग अप इन गुलबर्ग, देयर आर सो मेनी जॉब्स आर ओपनिंग, दे मस्ट गो टू द स्कूल, ज्वाइन ट्रेनिंग वगैरह लेके होटल में आए और होटल इंडस्ट्री को ज्वाइन करें। यानी आपके पास अच्छा खासा स्कोप मौजूद है इसमें, आप नौजवानों को वेलकम भी कह रहे हैं, और लेकिन इसके लिए ये है प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ आपको आना है। बहुत अच्छा आप इसमें आगे चल के जो है वो काम कर सकते हैं। एक्सपीरियंस जो है वो आपको टाइम के साथ ऑब्वियसली आता है, लेकिन अगर आप नीचे से स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मेहनत आपको बहुत ऊपर ले जाती है। और हमेशा कहते हैं इरशाद भी अंजुम साहब कि मैं इसकी वाकई एक बड़ी मिसाल हूँ। अब हमने टूरिज्म के फ़रोग पे बात करनी है। होटल इंडस्ट्री का इसमें बहुत अहम रोल है, क्या कहेंगे आप इस पर? टूरिज्म बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह ऑलमोस्ट दहशतगर्दी तो ख़त्म हो चुकी है एंड टूरिस्ट वगैरह काफ़ी आ रहे हैं। हमारा डोमेस्टिक टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है जो कि नारान, कागान, नथगली, यूबी अवर में जा रहा है, और हमारा फॉरेन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब तो ये हो गया कि एयरपोर्ट के ऊपर 72 आवर का वीज़ा मिल जाता है, आप आएँ 3-4 दिन स्पेंड करें, आप चले जाएँ। और हमारी जितनी एम्बेसीज को भी इंस्ट्रक्शन मिली गई, पहले ये था आप वीज़ा अप्लाई करते 3-4 माह लग जाते, लोग अपना माइंड चेंज कर लेते थे। अब जाएँ विद इन 2-3 वीक यू गेट द वीज़ा एंड माशाल्लाह काफ़ी फॉरेनर दे आर कमिंग टू पाकिस्तान, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। और लाहौर जैसे कहते हैं लाहौर है, मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट फॉरेन टूरिस्ट लाहौर आता है क्योंकि लाहौर में बड़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, शालीमार गार्डन है, किला है, यहाँ बादशाही मस्जिद है, यहाँ वाघा बॉर्डर है। मोस्टली पीपल स्टेइंग इन अ होटल, दे वांट लव टू गो टू वाघा बॉर्डर। तो लाहौर इज़ द हार्ट ऑफ पाकिस्तान। वैसे भी हमारे जब लोग आते यहाँ आते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, कराची जाते हैं, इज़ ए ब्यूटीफुल सिटी। अच्छा, जिन्होंने दूसरे शहरों से आना है, रूम बुकिंग वगैरह कराना चाहते हैं, ये फैसिलिटी है कि वो अपने शहर में बैठ के यहाँ पे अपना रूम आने से पहले बुक करा सकते हैं? Booking.com से यू कैन बुक योर बुकिंग, बैठे बैठे आप अपना मोबाइल यूज़ करें, यू कैन डू द बुकिंग। ये बताते चलो कि यूनाइटेड नेशन ने भी पाकिस्तान को क्लियर कर दिया हुआ है, पाकिस्तान इज़ द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। बिल्कुल। अच्छा जी, अब मुझे ये बता दीजिएगा, हमने फूड क्वालिटी पे भी बात कर ली, हाइजीन पे, लोग रूम साफ़ सुथरे होने चाहिए, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, जो गेस्ट आ रहे हैं उनके स्टे करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए कोई गार्डन एरिया ऐसा होना चाहिए। अब ये वो चीज़ें हैं, जब आपने कहीं पे रूम अपना बुक कराना हो, आप ये सब चीज़ें देखते हैं, इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाए? बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी वी गॉट एवरीथिंग, क्योंकि लोगों के अंदर एजुकेशन आ गई है, दे नो व्हाट द फूड इज़, दे नो व्हाट द रूम इज़, दे नो व्हाट द बाथरूम इज़। हमारी पूरी ख्वाहिश होती है, लोग कहते हैं जिम फैसिलिटी होनी चाहिए, बुक्स रीडिंग का शौक रखने वाले कहते हैं हमारे पास we got all the facilities, like हमारा होटल फ्लैट इज लाइक ए बुटीक होटल, we got all the facilities, we got the health club, we got the beautiful garden, we got the meeting rooms, we got beautiful restaurant, we got everything whatever come in your mind is there। यही वजह है कि होटल हमारा हर वक्त सोल्ड आउट रहता है, वी डोंट हैव एनी रूम अवेलेबल। बड़ी शर्म आती है किसी को ना करते हुए, बट वी कांट हेल्प इट। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, और मेरे ख्याल से आपके माइंड में जहाँ कहीं पे भी आपने दूसरे शहर से आना है, दूसरे मुल्क से आना है, जो फैसिलिटीज़ आप सोचते हैं कि जहाँ जाके आपने स्टे करना है वो होनी चाहिए, वो सब चीज़ें आपको एक फुल पैकेज फ्लैटीज़ में मिल जाता है। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज एज यूजुअल मैं यंग जनरेशन को मैसेज यही दूंगा कि इफ़ यू वांट टू अचीव एनी गोल, प्लीज़ टेक योर पेरेंट्स asset where I'm right now just due to my parents। थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त ये मैसेज है। मेरे ख्याल से कामयाबी का अगर आप राज पूछना चाहें तो वाकई इस मैसेज में छुपा है। प्लीज़ इस पर गौर भी कीजिए और इस पर अमल भी कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है जब आप ज़िंदगी के किसी भी मैदान में देखते हैं ख़वातीन जो हैं अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। मैं कहती हूँ कि आपको हर जगह पर ख़वातीन आज
कि इस जदीद दौर में नज़र आ रही हैं, वो चाहे खेल के मैदान हैं, वो चाहे हम अक्सर कहते हैं कि जी भारी भरकम काम तो ख़वातीन कर नहीं सकती, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हैं ख़वातीन वो तो कर नहीं सकती, लेकिन आज की खातून, आज की लड़की इन तमाम चीज़ों को पीछे छोड़ चुकी है। हमारी आज की मेहमान भी जो हैं उनका मैं तारुफ़ कराना चाहूँगी, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त अपनी फील्ड में काम कर रही हैं। स्पोर्ट्स की मुख्तलिफ़ फील्ड हैं और हम इन्हीं तमाम फील्ड में से आपसे बहुत सारे मेहमानों की मुलाकात कराते रहते हैं। शुमाइला नज़ीर हैं, बैनुल-अक़वामी रेफरी हैं, ताइक्वांडो चैम्पियन हैं, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। अपनी मेहमान को अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है शुमाइला? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। शुमाइला, लड़कियों के लिए ये वाला वो पोर्शन होता है ना स्पोर्ट्स का, कहा जाता है अच्छा लड़कियाँ तो ये कर नहीं सकती हैं, मुश्किल है, आप कैसे आई इस फील्ड में? बिल्कुल ये बात ठीक है कि लड़कियों के लिए मुश्किल तो ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हाँ। मेरे जो फादर हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं आज अच्छा, जो कुछ नॉर्मली भी हूँ, उनकी फादर वजह से। सपोर्ट नहीं करते हैं। आप इस फील्ड में जाने का कहें ना तो फैमिली रेजिस्टेंट आती है, नहीं नहीं फैमिली के लोग क्या कहेंगे, कुछ और कर लो, हम अक्सर देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जो मेरे फादर हैं उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और उनकी ख्वाहिश ही थी कि मैं इस गेम में मतलब पार्टिसिपेट करूं और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक जाऊं और मैं आज जो कुछ भी हूं उनकी वजह से हूं। लेकिन जो फैमिली की बात की जाए तो कुछ ऐसे हमारे फैमिली में रिलेटिव्स में थे जिन तो लोगों ने काफ़ी मतलब किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे मैं इस फील्ड में आगे जाती जब आप हूँ, फिर कामयाब हो जाते हैं, आपका नाम बन जाता है, फिर वही लोग प्राउड भी करना जी शुरू फिर कर वही देते हैं। लोग बहुत प्राउड करते हैं और बहुत मुबारकबाद देते हैं और खुश होते हैं। अब मुझे ये बता दीजिएगा कब से आप फील्ड में हैं, कितना टाइम सीखने में लगा, इस लेवल तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, और वो लड़कियां जिस फील्ड में आना चाहती हैं उनको प्लेटफॉर्म मुश्किल से मिलता है? बिल्कुल मैंने 2008 से इस गेम को स्टार्ट किया था स्कूल लेवल से और इंटर स्कूल इंटर कॉलेजिएट चैम्पियनशिप में मैंने पार्टिसिपेट किया है। उसके अलावा मैंने HEC की 4 साल चैम्पियन रही हूँ और पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम कैप्टन रही हूँ और उसके साथ साथ चैम्पियन भी रही हूँ 4 से 5 साल। और यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरी जितनी भी स्टडी है वो मैंने मैट्रिक किया है, FA किया है, BS ऑनर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, टोटली मेरी जो है वो स्पॉन्सरशिप पे थी, स्कॉलरशिप पर थी और इसी गेम की बेस पर। तो लड़कियों को इस फील्ड में आना चाहिए और मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स जो हैं उनको अपनी बेटियों पे यकीन करना चाहिए और आजकल का जो दौर है ये बहुत ज़रूरी है कि लड़कियां इस चीज़ में आगे निकलें। लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़कों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज ये आप दे रही हैं उन तमाम पेरेंट्स के लिए जो कि चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ें। आपको, माँ बाप को ही अपने बच्चों की सपोर्ट बनना पड़ता है, उनके लिए जो है वो आप लोगों को ही स्ट्रगल करनी पड़ती है। फिर अपने बच्चे को आपको अपने बच्चे पे यकीन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अंदर जो टैलेंट है उसको निखारें, उसको सामने लेकर आएँ। अब इस वक्त से निकल जाना चाहिए कि ये लड़की है, ये लड़का है, ये सब चीज़ें नहीं कर सकता। आपके बच्चे के अंदर अगर टैलेंट है तो उसको आगे आने का मौका दें। मुझे ये बताइएगा, कभी ये नहीं सोचा कि ये मुश्किल काम है, या गेम्स के दौरान तो इंजरी वगैरह भी हो जाती है, ऐसा कभी कोई वाक़या पेश आया तो कुछ दिल बर्दाश्त? जी बिल्कुल मुश्किल है, बट इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ एवरीथिंग बिकम्स पॉसिबल। तो सबसे पहले तो मेरा हमेशा से जो यकीन रहा है वो अल्लाह ताला की ज़ात पर रहा है। मैंने कभी भी अपने आप पर ट्रस्ट नहीं किया कि मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे हमेशा हर कदम पे जो है वो मतलब मेरी मदद की है। उसके बाद जो है ना मैंने अपनी ज़ात पर अपने आप को पुश किया है कि हाँ मुझे ये करना है। होना भी बहुत मैंने कभी भी अपने लिए ये नहीं सोचा कि मैं मतलब ये करूँगी, लेकिन मैंने अपने आप को हमेशा ये मोटिवेट किया है कि मैं ये कर सकती हूँ। तो जैसे जैसे मैंने इस फील्ड में अपने आप को हौसला देते रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब वो लड़कियां जिस फील्ड में आना चाहती हैं, कहती प्रॉपर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, माशाल्लाह से आपको इतना टाइम हो गया, कभी सोचा, कुछ प्लान किया कि आप कुछ लोगों के लिए भी आसानी पैदा करनी है, सिखाना भी है किसी को? जी बिल्कुल, प्लेयर तो मैं 2016 तक थी, अब मैं इसी फील्ड में आ चुकी हूँ। मेरी कोशिश यही है कि जो चीज़ मैंने सीखी है वो आगे डिलीवर कर सकूँ, जितना अपने मुल्क के लिए मैं काम कर सकूँ मैं करूँगी इंशाल्लाह।
और प्लेटफॉर्म जैसे जैसे मतलब आप घर से निकलते हैं मंजिलें खुद ब खुद आपको ढूंढ देती हैं। तो प्लेटफॉर्म हर जगह पे मिल जाते हैं, लेकिन आपको उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, घर से निकलना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करना चाह रही हैं आने वाले टाइम में? फ्यूचर प्लान्स यही है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं इंटरनेशनल रेफरिंग कोर्स करके आई हूँ दुबई से, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी। और जो मेरे टीचर हैं सर रईसुर रहमान चौधरी, मैं उनकी एक वो कहते हैं कि मैं उनकी एक होनहार स्टूडेंट हूँ। और उन्होंने स्टार्ट से ही जब मैंने गेम स्टार्ट की थी तो मुझे चैम्पियन कह के बुला कर दिया था। मेरे फादर की तरह मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने टीचर की वजह से भी हूँ। और फ्यूचर प्लान मेरा यही है कि मैं इंशाल्लाह इस चीज़ को आगे लेकर जाऊंगी और मुझे इंटरनेशनली इवेंट्स पे पार्टिसिपेट करना है। और उसके लिए मैं आपके चैनल के ज़रिए से ही कहूँगी कि मुझे स्पॉन्सरशिप की भी ज़रूरत है, क्योंकि एक लड़की के लिए हर चीज़ खुद से मैनेज करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपको अपने बजट को मैनेज करने के लिए स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत होती है। तो हम ज़रूर जो है इस पे जो है आपके साथ हैं, क्योंकि हमारे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट होता है जब आप कहीं बाहर के ममालिक में जाते हैं और आपने इस तरह ग्रीन कलर का जो ड्रेस है वो ज़ेबतन किया होता है, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप कामयाब होकर आते हैं, तो बिलाशुबा ये हम सब के लिए प्राउड की बात होती है। सो थैंक यू सो मच, गुड लक। इसी तरह से आप आगे बढ़ती रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें, ख़वातीन का नाम रोशन करती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए, गुड लक। नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक, ज्वाइन करते हैं आपको ब्रेक के बाद। अच्छा, मौसम के हवाल के लिए हम चल रहे हैं जी। इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर कोमल मौजूद हैं जो हमें बाहर का मौसम बताएंगे और आज दिन भर मौसम बताएंगे कैसा रहेंगे। जी, ओवर टू यू। बिल्कुल अना, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो सूरज ने अपनी तेज़ किरणें जो हैं वो चारों इतराफ शहर लाहौर में बिखेरना शुरू कर दी हैं, जिसकी वजह से इस वक्त जो है वो हम देख रहे हैं कि सुबह की निस्बत थोड़ी सी तपिश महसूस की जा रही है, जो कि दोपहर के औकात में मज़ीद इजाफा देखा जाएगा और टेम्परेचर में भी हम देखेंगे कि ये इजाफा हो चुका है। इस वक्त दर्जा हरारत भी 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और हमारे शहरी भी लिटिल बिट जो है वो कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। जिस तरह के मौसमियाती तब्दीलियाँ शहरियों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही हैं, उसी तरह से जो है वो शहर लाहौर में महकमा मौसमियात ने यह भी बताया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में तकरीबन 2 से 3% इम्कानात हैं कि शायद कहीं रिमझिम हो सकती है। लेकिन आज हम देखेंगे कि शहर लाहौर पर सूरज और बादलों के दरमियान आंखचोली का सिलसिला जारी रहेगा। जबकि फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात की जाए तो लाहौर में AQI की शरह जो है 169 के साथ लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर देखा जा रहा है। जी कोमल, मौसम का हवाल आपने हमें बताया जी, मौसम कैसा है मैं आपको बतानी है। रुमेल हमारे रिपोर्टर हमारे साथ हैं जी, हम उनकी तरफ चलेंगे, आज की रेट लिस्ट बताएंगे। ओवर टू यू। जी बिल्कुल, शहर भर में सब्जियों की मनमानी कीमतों में फ़रोख्त जारी है। दर्जा अव्वल की कीमत में दर्जा दौम और दर्जा सौम सब्जियां जो हैं वो फ़रोख्त की जा रही हैं, जबकि आज जो प्राइस लिस्ट है जो कि सब्ज़ी मार्केट कमेटी की जानिब से शाया की जाती है वो मार्केट से गायब है। 10 बजने को है, अभी तक जो लिस्ट है वो मार्केट में नहीं पहुंच सकी है। सब्ज़ी मंडी में जो सब्जियों की फ़रोख्त है वो अलसुब होना शुरू हो जाती है। 4 से 5 बजे सुबह जो है वो जो दुकानदार हैं, सब्ज़ी फरोश हैं, वो मंडी में पहुँच जाते हैं सब्जियों की ख़रीदारी के लिए। मगर जो लिस्ट है वो सब्ज़ी मार्केट कमेटी जो है वो 11 से 12 बजे के दरमियान जो है वो शाया करती है और 12 बजे के करीब जो है वो दुकानों में जो है वो सब्जी की लिस्ट जो है वो पहुंचती है। मगर जो शहरी हैं वो 9 से 10 बजे ही खरीदारी के लिए पहुंच जाते हैं और बगैर लिस्ट के जो है वो मनमानी कीमतों पर जो है वो दुकानदार उनको सब्जी फरोख्त करते हैं। दुकानदारों का ये कहना है कि चूंकि मंडी से हमें भी लिस्ट के बगैर ही ये सब्जी जो है वो मिलती है, लिहाजा हम भी इस लिस्ट के बगैर ही जो है वो सब्जी। रुमेल, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इसी के साथ ही हमें आपसे इजाजत चाहिए। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी सेम टाइम पर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।